हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लो बर्थ वेट बेबी का एनसीपी देखने वाले हैं कैसे बनेगा। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे कमेंट आया था तो ये मेरे पास अवेलेबल था एनसीपी, इसलिए मैं अपलोड कर दिया। तो जो लो बर्थ वेट का एनसीपी है, आप इसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मैटरनल नर्सिंग के सब्जेक्ट में बना सकते हो, दोनों में ही बना सकते हो। लो बर्थ वेट पीडियाट्रिक का तो बनेगा ही, देखो, क्योंकि इसमें न्यूबॉर्न का हम एनसीपी बनाते हैं और पूरा कंप्लीट आपको उनके बारे में स्टार्टिंग में लिखना होता है, डेमोग्राफिक डाटा, जिसमें कि नेम, एज, सेक्स सब कुछ आएगा। बेबी का नेम तो उसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लो बर्थ वेट है और अभी उसका बर्थ हुआ है, इसलिए बेबी ऑफ अंजना देवी या जो भी मदर का नेम है वो आप लिखोगे। उसकी बच्चे की एज आप लिखोगे, फीमेल, सेक्स लिखना है उसका, एडमिशन और डिस्चार्ज का टाइम आपको डेट लिखना होता है। डिस्चार्ज नहीं हुआ है इसलिए नॉट प्लान्ड या नॉट इशूड आप लिखोगे। रजिस्ट्रेशन, रिलीजन, ये हिंदू है ना। फिर डायग्नोस लो बर्थ वेट है, एड्रेस बताना है आपको, साथ में कंप्लेंट्स बतानी है कि क्या कंप्लेंट्स है चीफ। तो जैसे कि लो बर्थ वेट है उनका, और एनोरेक्सिया, फटीग, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, ये चीज़ें आप ऐड कर देना। जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुना ताकि आप समझ जाओ। और इसी तरह सारे एनसीपी बनते हैं। हर एनसीपी ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनेगा, फॉर्मेट आपको अगर पता होगा तो आप आराम से हर एनसीपी, किसी भी टॉपिक का एनसीपी बना पाओगे। हिस्ट्री कलेक्शन, इसमें आप मदर की हिस्ट्री लिखोगे कि उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल हिस्ट्री क्या रही है। जैसे कि प्रेजेंट में वो एडमिट हुए हैं टांडा हॉस्पिटल में। चीफ कंप्लेंट्स उनकी ये थी, द कंप्लेंट ऑफ सीवियर लोअर बैक पेन था, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस था, और उनकी वहाँ पर डिलीवरी हुई है। पास्ट में उनको ऐसी कोई पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री नॉट सिग्निफिकेंट है। एंटीनेटल हिस्ट्री में क्या आएगा, जो प्रेगनेंसी से पहले का टाइम है वो एंटीनेटल का टाइम होता है, ठीक है, यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है वो टाइम। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान का जो पीरियड है वो, उसमें मदर को कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं थी, हाइपरटेंशन नहीं था उनको, हाइपरथर्मिया, डायबिटीज़ नहीं है। फिर इंट्रानेटल यानी कि जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के दौरान का पीरियड, ठीक है, जब बेबी का बर्थ होता है ना वो टाइम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंट्रानेटल, ड्यूरिंग डिलीवरी। मदर हैव नो प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन, डिस्ट्रेस, ऐसा कुछ उनको नहीं हुआ था। फिर पोस्टनेटल आप बताओगे, ये हिस्ट्री पेशेंट की पूछ कर आपको बतानी है। इसमें अगर उनको ऐसा कुछ था, प्री एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया, तो आप लिख दोगे कि ऐसी उन्हें प्रॉब्लम हुई थी। आफ्टर डिलीवरी का पीरियड, जो आफ्टर डिलीवरी वाला पीरियड होता है उसको पोस्टनेटल बोलते हैं, और इसमें मदर को कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथर्मिया कुछ नहीं था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो भी आप सुनोगे तो आपको बनाना एनसीपी अच्छे से आएगा। पूरे फैमिली मेम्बर्स का नेम, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, यहाँ हमने पेशेंट मदर को लिया है, आप देखो, ठीक है, क्योंकि वो एडमिट हुए थे, बेबी का बर्थ तो बाद में हुआ है, तो इसीलिए हम मदर को पेशेंट यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस आपको लिख लेना है, सभी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। पूरी फैमिली मेम्बर्स के नेम एंड ऑल इंक्लूड करना है, ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती, ये वाला जो कॉलम होता है ना हमारा फैमिली हिस्ट्री का। फिर फैमिली ट्री आपको बनाना है, जिसमें पेशेंट हमने जो मदर है बच्चे की उनको ही बताया गया है अभी। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो आपने ये नहीं सोचना कि पेशेंट मदर है, मदर भी है, साथ में बेबी का वेट जो है वो कम है, इसलिए हम फोकस उस पर कर रहे हैं, लो बर्थ वेट बेबी पे फोकस कर रहे हैं। उनकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिख ली है कि भाई उनको कितना इनकम वगैरह होता है। फिर इम्यूनाइजेशन, कि कौन कौन से इंजेक्शन बच्चे को लगे वो आप लिखोगे। तो इम्यूनाइजेशन में जैसे कि एट बर्थ पे कौन सा इंजेक्शन लगता है, बीसीजी, ओपीवी, वो हमने लिख लिया इसमें। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था तो मैंने वो ठीक करके आपको बता दिया है। क्योंकि हमारा जो बेबी है, पेशेंट है, वो कितने टाइम का है, 2 डेज़ का है। जैसे इसमें बता रही हूँ वैसे ही पीडियाट्रिक के सारे एनसीपी आप बनाओगे, जो भी आपके टीचर ने आपको टॉपिक दिया है। और कॉपी करने पे आप ध्यान मत दो, सिर्फ आप समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम आ जाते हैं, तो एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन इसमें होता है, मेजरमेंट होता है, जिसमें कि हाइट वेट आपको लिखना है बच्चे का। तो उनका वेट 2 kg है, हाइट लिख लोगे आप, मेज़र करते हैं स्केल से। फिर हेड और चेस्ट सरकमफ्रेंस भी हमने लिख लिया है। उसके बाद आप वाइटल्स बच्चे के लिखोगे कि किस टाइम पे कितना वाइटल्स उनका रहा था, ये चार्ट इस तरह से बना करके आपको लिखना होगा।
ओके, तो इसमें पल्स, रेस्पिरेशन, SpO2 सब कुछ आ जाएगा। और SpO2 को हम इस तरह से परसेंट में लिखेंगे, और रेस्पिरेशन को आप जैसे कि ब्रेथ पर मिनट, ठीक है, ये बीट पर मिनट, ये ब्रेथ पर मिनट, पल्स, रेस्पिरेशन। बेबी की रेस्पिरेशन आपको पता होगा कि 120 से 160 तक होती है, और जो सॉरी पल्स जो होती है वो होती है 120 से लेकर 160 तक नॉर्मल होती है, और अडल्ट में तो फिर 100 तक ठीक रहती है, 70 टू 100, 60 टू 100। फिर इनकी जो रेस्पिरेशन होती है 40-50 तक ठीक है, 60 तक भी जा सकती है रेस्पिरेशन। SpO2 आपको पता होगा कितना होता है, 80 टू 100 होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर, ये मैप लिखा हुआ है ना, एक मैप होता है मीन बीपी जिसे बोलते हैं, वो हमने ये लिखा हुआ है ये। फिर न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपको लिखना है, तो इसमें ये बताया है कि माई पेशेंट इज सजेस्टेड फॉर नील फॉर NPO जो होता है ना, नील पर ओरल, ये पी है, यानी कि माउथ से कुछ नहीं देना है उसको। शी इज़ अनकॉन्शियस एंड गॉन टू हाइपोग्लाइसेमी, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो रहा है, उस वजह से एस्पिरेशन का भी खतरा है। इससे ओरली तो नहीं देना है, OG ट्यूब बच्चों को लगी होती है या फिर NG, तो उसी से देना है। उसके बाद आप ग्रोथ डेवलपमेंट असेसमेंट करते हो, जिसमें कि बच्चे का वेट, हाइट वगैरह आपको लिखना है, BMI, हेड चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस हम यहाँ पर लिखते हैं, सेंटीमीटर में लिखो। इस तरह से दूसरे पीडियाट्रिक के जो NCP होते हैं उनमें भी ऐसे ही आप लिखोगे। उसके बाद हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें कि हम वेट, हाइट, कलर बच्चे का लिखेंगे। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक थी जो मैं ठीक करती जा रही हूँ, साथ साथ में आप देख लेना। हेड टू टो एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि साइज़ आपको लिखना है, मेजरमेंट लिखना है, कैप्यूट और फॉन्टेनल्स के बारे में आपको बताना है। फॉन्टेनल्स होते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैम्डा और ब्रैगमा जिसको बोलते हैं। तो अगर आपने मैटरनल नर्सिंग में अच्छे से पढ़ा होगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अबगार स्कोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पीडियाट्रिक में, जिसके अंदर हम 5 चीज़ें देखते हैं, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट यानी कि जो पल्स होती है, और मसल, स्किन रिफ्लेक्सेस और स्किन का कलर। बस ये चीज़ें इसमें ज़्यादा ध्यान में देने वाली चीज़ें होती हैं। और इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, 10 में से नंबर दिए जाते हैं बच्चे को, ये कितने हैं, तो 7 है तो ठीक है, अगर 3 है तो फिर तो डिस्ट्रेस में जा रहा है, मतलब बेबीज़ का ये मतलब होता है, अगर 3 से कम है, 3 है तो। और ये है, इस तरह से अपनी बेबी का चेक करके वो लिखना होता है। फिर सिस्टेमिक एग्जामिनेशन के अंदर के ईयर, आइज़, नोज़ सब कुछ इंक्लूड होता रहता है। तो आइज़, नोज़ जैसे कि मैंने बताया है, सभी कुछ इसमें इंक्लूड आपको करना होगा। देन अब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में आप लिखोगे। फिर जेनिटल एरिया। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस इसमें लिखने होते हैं, क्योंकि पीडियाट्रिक का NCP है, तो रिफ्लेक्सेस भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ऑल रिफ्लेक्सेस वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक लाइन में ऐसे लिखोगे, नहीं तो आपको सारे रिफ्लेक्स इस तरह लिखने होंगे, रूटिंग, सकिंग, स्वैलोइंग और स्नीजिंग, ब्लिंकिंग, डॉल्स आई, डांसिंग और मोरोरी रिफ्लेक्स। तो सब आपको इस तरह बताने पड़ेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम लिखते हैं, जिसमें कि हमने जो भी बच्चे का इन्वेस्टिगेशन, ब्लड एग्जामिनेशन कुछ किया है तो आपको वो लिखना होगा, और फिर उसकी वैल्यूज़ भी लिखनी होगी, इस तरह से जैसे यहाँ पे बताया हुआ वैसे ही। फिर ट्रीटमेंट जो भी चली है बच्चे को वो आप लोग लिखोगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों की थोड़ा सा डोज जो होती है मेडिकेशन की वो ध्यान में रखनी होती है। तो उसको कुछ एंटीबायोटिक्स चली हुई हैं और एंटीपायरेटिक भी है। और ये है एप्टॉइन, जो फिनोटाइन होती है, ये होती है एंटी एपिलेप्टिक होती है ये, मैंने ये ठीक कर लिया यहाँ पे, आप देख लेना। एंटी एपिलेप्टिक जो कि सीज़र को कंट्रोल करती है, सीज़र जो आते हैं उसके लिए भी होती है ये, ताकि वो ना आए। तो आप जो एपिलेप्सी होता है उससे याद कर सकते हो, एप्टॉइन, एपिलेप्सी और एपिलेप्सी, सीज़र, कन्वर्जन, एक ही समझ लो आप इन सभी को, तब आपको याद रहेगा। उसके बाद सर्जरी में हमने ये लिखा है कि सर्जिकल मैनेजमेंट तो ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर लिखा नहीं है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस हम ऐड कर लेते हैं, जिसमें कि पहला डायग्नोज इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आएगा। बेबी का लो बर्थ वेट है जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स उसको हो रही हैं। और डिस्टर्ब बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू अनमेच्योर बॉडी टेम्परेचर, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेसन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू सक। ओके, तो ये है सक है ये।
ठीक है, इनेबिलिटी टू। उसके बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू पुअर इम्यूनिटी, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू कंप्लीट बेड रेस्ट एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस। उसके बाद डेफिशिएंट नॉलेज है, तो ये आप पेरेंट्स का लिखोगे, डेफिशिएंट नॉलेज ऑफ पेरेंट्स रिलेटेड टू ट्रीटमेंट प्लान एंड लेक ऑफ एक्सपोजर एज एविडेंस बाय आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिजीज फ्रॉम द फैमिली। ये देखिए, तो सारे के सारे जो डायग्नोस मैंने आपको दिखाए हैं इसमें सब बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, आप बना सकते हो उसको आराम से, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है ये डायग्नोस सारे। फिर उसके बाद सेम वही जो हम करते हैं, सारे एक एक डायग्नोस को एक्सप्लेन करना इस तरह से नर्सिंग प्रोसेस का फॉर्मेट बना करके। तो इसमें हमने पहला डायग्नोस एक्सप्लेन किया है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का, जिसमें कि हमको असेसमेंट, सबसे पहली चीज़ होगी असेसमेंट। तो इसमें जो पेशेंट की मदर है वो कंप्लेंट करेंगे या फिर उनके रिलेटिव भी कंप्लेंट कर सकते हैं, मदर भी लिख सकते हो आप ये कि शी इज़ नॉट टेक अ ब्रेथ प्रॉपरली, या फिर टेकिंग भी आप इसमें ऐड करोगे, शी इज़ नॉट टेकिंग ब्रेथ प्रॉपरली। सो इसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन आई फाउंड दैट पेशेंट हैव नॉट टेक अ ब्रेथ एंड ब्रेथ बाय वेंटिलेशन, तो वो ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है बच्चा। फिर गोल हमारा है टू मेंटेन पेशेंट एयरवे, ये इकट्ठा लिखना है आपको, एयरवे दूर दूर नहीं लिखना है। इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन इवेलुएशन करना है, जिसमें कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट सबसे पहले असेस करते हैं, क्वालिटी असेस करते हैं, और ब्रेथ साउंड देखते हैं हम स्टेथोस्कोप की मदद से, और पल्स ऑक्सीमीट्री से देखते हैं कितना % उनका ऑक्सीजन है, और रिफ्लेक्सेस देखने हैं आपको बच्चे की कैसे पुअर हैं या फिर वो एक्टिव है, ऑक्सीजन उसको देना है और वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है उसको, और अगर नीड है तो उसे वेंटिलेटर पर भी लेना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन में वही इसको कर देना होता है हमको, इम्प्लीमेंट प्लान करने के बाद इम्प्लीमेंट करना होता है सब कुछ, और लास्ट में इवैल्यूएशन हमको लिखना है, क्या हमें उस चीज़ का नतीजा मिला है, क्या रिजल्ट है। इसी तरह से सारे आप डायग्नोस एक्सप्लेन करोगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, ठीक है, फिर उसकी मदर ने आपको बताया कि वो अच्छे से खाना नहीं ले रहा है। जो ये इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला डायग्नोस है, इसके लिए जो आप इंटरवेंशन करोगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए आप इस तरह से करोगे असेसमेंट, जिसमें कि पेशेंट का मदर आपको बताएंगी कि शी इज़ नॉट एबल टू सक प्रॉपरली, ब्रेस्ट फीड बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा है, वो कंप्लेंट करेंगे उनकी मदर। फिर बाय ऑब्जर्वेशन आप ये देखोगे कि माय पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्पेयर्ड हो चुका है। फिर आपका गोल होगा कि उसका मेंटेन करना है न्यूट्रिशनल पैटर्न को, ठीक है, न्यूट्रिशनल पैटर्न को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशनल लेवल असेस करना है उसका, फिर उसको फीडिंग प्रोवाइड करनी है, अच्छी फ्लूइड देने हैं, और ओरली एज वेल एज फीडिंग, यानी कि उसको ब्रेस्ट फीड तो कराना ही है पर ओरली भी देना है बच्चे को। कैसे देंगे, कटोरी स्पून फीडिंग आपको पता होगा, उस टाइप से यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चे को उस तरह से कटोरी स्पून फीडिंग भी कराना है, IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है ताकि उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न ठीक बना रहे, और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए बॉडी में। तो इस तरह से हम करेंगे, लास्ट में इवैल्यूएशन आपको लिख लेना है। तो आप इसमें ये लिखोगे नाउ द पेशेंट कंडीशन इज़ फेयर, बस इतना ही आप लिख लो। इसमें लिखा है पेशेंट फेयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फीड टाइमली आफ्टर 2 आवरली। तो ये इवैल्यूएशन है। ये है नेक्स्ट डायग्नोस हमारा, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू कंप्लीट बेड रेस्ट एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस। इसमें ये पेशेंट की मदर फिर से वैसे ही कंप्लेंट करेंगे, पेशेंट मदर सेज दैट शी इज़ वेरी वीक ऑफ गोइंग टू शॉक, ये लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा में आप अपना ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्वेशन लिखोगे, गोल बनाना है हमको कि उनका स्किन इंटीग्रिटी जो है इम्प्रूव करना है। इंटरवेंशन इसमें आप करोगे, स्किन केयर पेशेंट की पूरी होनी चाहिए, इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, और ये देखिए पेशेंट की स्किन को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, पोजीशन चेंज होनी चाहिए एवरी 2 आवरली, तो उसकी स्किन जो है वो
ठीक रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी स्किन में, जैसे कि रेडनेस, कुछ रैशेस वगैरह हो जाते हैं वो सब। एंड लास्ट में आप इवेलुएशन कर लोगे। नाउ द स्किन इंटीग्रिटी ऑफ द पेशेंट इज़ इम्प्रूव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग एयर मैट्रेस। और जो भी चीज़ हम बच्चे को तो इतना नहीं देते, रेडिएंट वॉमिट के नीचे वो रहता है तो उसको उसी तरह से स्किन केयर वहाँ पर देना होता है। तो इसलिए आप इतना ही लिखोगे, नाउ द पेशेंट स्किन कंडीशन इज़ इम्प्रूव्ड। यही आपके लिए इतना ही ठीक है। और एंड में आप हेल्थ एजुकेशन बताओगे, जिसमें कि हम पेरेंट्स को टीचिंग देंगे। तो इसमें जो टीचिंग होगी, हेल्थ एजुकेशन होगी, वो पेरेंट्स को ही देना है, पर्सनल हाइजीन मेडिकेशन के बारे में। एंड मदर को ब्रेस्ट फीड के बारे में गाइड करना है कि कैसे कैसे आप ब्रेस्ट फीड करवाओगे बेबी को। बस हेल्थ एजुकेशन आपको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप अपने आप से भी लिख सकते हो अपने दिमाग में, जो जो आपको लगता है कि सही पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बताने चाहिए पेशेंट को, मदर को, तो वो आपको फैमिली मेम्बर्स को और बच्चे की जो मदर है उनको बताना है। एंड बिब्लियोग्राफी आप लास्ट में लिख लेना इस तरह से। थैंक यू फ्रेंड्स।